रशिया की अपने करीबी मुल्कों के साथ कभी नहीं बनी। इसका सबसे करीबी मुल्क यूक्रेन है और आपको पता है कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान वॉर हो रही है। इसके अलावा जापान रशिया का दूसरा करीबी मुल्क है जिसके साथ भी रशिया का एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है। ये मसला जापान के पास मौजूद 4 आइलैंड का है जो इस वक्त रशिया के कब्जे में हैं। लेकिन जापान का कहना है कि ये आइलैंड उनकी हदूद में आते हैं, जिसकी वजह से जापान ने इनको नॉर्थ टेरिटरीज का नाम दिया है। जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसके 2 हफ्तों बाद जापान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इन 4 आइलैंड पर इनकी हुकूमत है और पिछले कई सालों से जापान इन आइलैंड को अपने मुल्क का हिस्सा कह रहा है। सबसे अजीब बात यह है कि आज वर्ल्ड वार 2 को 80 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी इन दोनों मुल्कों के दरमियान इन आइलैंड को लेकर वॉर जारी है। जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसके बाद जापान ने रशिया पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिया, जिसके जवाब में रशिया ने जापान के साथ हर तरह के एग्रीमेंट को खत्म कर दिया। आखिर इन छोटे से आइसलैंड में ऐसा क्या है जिन पर ये दोनों मुल्क कब्जा करना चाहते हैं और रियल में इन आइलैंड पर किसकी हुकूमत होनी चाहिए? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें 19वीं सदी में पीछे जाना होगा। उस वक्त जापान 250 सालों के बाद अपने मुल्क से बाहर निकला था। उस वक्त वो अपनी फौज को नॉर्थ साइड पर मौजूद होक्काइडो और कुरिल आइलैंड पर भेज रहा था। दूसरी तरफ रशिया भी अपनी फौज को नॉर्थ साइड में मौजूद सैकलिन और कुरिल आइलैंड पर भेज रहा था। लेकिन उस वक्त इनके दरमियान कोई भी जंग नहीं हुई, क्योंकि उस वक्त सभी मसलों को खत्म करने के लिए इनके दरमियान ट्रीटी ऑफ समुद्र के नाम से एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसने कुरिल आइलैंड को एक लाइन में डिवाइड कर दिया। जिसके बाद रशिया के पास 4 नॉर्थ आइलैंड आ गए और जापान के पास 4 साउथ आइलैंड आ गए, जिनके नाम एट्रोपियो, कोनिशिरी, केहलाटी और हैबानाई आइलैंड हैं। ये वही 4 आइलैंड हैं जिनकी वजह से दोनों मुल्कों में जंग हो रही है। उस एग्रीमेंट में ये भी बात शामिल थी कि साकालिन और क्राफुटू आइलैंड को इन दोनों मुल्कों में तकसीम नहीं किया जाएगा, बल्कि रशिया और जापान मिलकर इन आइलैंड को चलाएंगे। इसके बाद 1875 में रशिया और जापान के दरमियान एक और एग्रीमेंट ट्रीटी ऑफ सेंट साइन हुआ। इस एग्रीमेंट में ये लिखा गया कि सैकलिन आइलैंड पूरी तरह से रशिया के कंट्रोल में होगा और इसके मुकाबले में जापान के पास कुरिल आइलैंड का कंट्रोल होगा। ये आइलैंड कामाचटका पेनिनसुला रशियन मेन आइलैंड तक फैला हुआ है। ये तमाम एग्रीमेंट जापान और रशिया के दरमियान पीस और डिप्लोमेसी के साथ साइन हुए थे। लेकिन 20वीं सदी के शुरू में जापान और रशिया की टेरिटोरियल कंट्रोल की हवस में और एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में सब कुछ बदल गया। उस वक्त रशिया के पास कोई भी बंदरगाह नहीं थी, क्योंकि सर्दियों में रशिया का समुद्र फ्रीज होकर लॉक्ड हो जाता है, जिससे रशिया की ट्रेड पूरी सर्दियों में बंद हो जाती है। इसीलिए रशिया ने कोरिया में गर्म पानी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और वो क्विंग डायनेस्टी में पोर्ट आर्थर तक पहुंच गया। यहाँ सर्दियों में पानी फ्रीज नहीं होता, लेकिन उसी वक्त जापान भी इसी तरफ आगे बढ़ रहा था। इसीलिए जापान ने यहाँ भी रशिया को सैकलिन और कुरिल आइलैंड जैसा हल बताया कि मंचूरिया रशिया के कंट्रोल में चला जाए और जापान कोरिया को अपने कंट्रोल में ले ले। लेकिन इस बार रशिया ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और बदले में जापान को कोरिया को डिवाइड करने की ऑफर की। लेकिन जापान ने भी ऐसा करने से इनकार कर दिया और चुपचाप पोर्ट आर्थर में रशियन नेवी पर हमला कर दिया। ये हमला 18 महीनों की जंग में बदल गया, जिसे रूसो वॉर का नाम दिया गया। ये जंग 1905 में ट्रीटी ऑफ पोर्ट्समाउथ के साथ खत्म हुई। इस ट्रीटी में सैकलिन आइलैंड का आधा हिस्सा जापान को दे दिया गया। इसके बाद वर्ल्ड वार 2 से पहले जापान ने 2 फॉरेन पॉलिसी पर बात की, जिनमें से एक रशिया के ईस्ट आइलैंड पर कब्जा करना था और दूसरा साउथ एशिया पर हमला करके कब्जा करना था। इससे पहले कि कोई भी फैसला होता, लाखों की तादाद में जापान और रशिया के फौजी मंचूरिया में आमने सामने आ गए। लेकिन फिर अप्रैल 1941 में जापान और रशिया के दरमियान 5 साल का नॉन एग्रेशन एग्रीमेंट साइन हुआ। इसके 3 महीने बाद यूएसए ने जापान के लिए ऑयल को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया,
क्योंकि जापान की जमीन बंजर थी, यहाँ पर गैस और फ्यूल नहीं था, जबकि जापान वॉर के लिए 80% ऑयल इंपोर्ट कर रहा था। ऑयल के बगैर जापान की जंगी मशीनें पूरी तरह से बेकार थी, जिसकी वजह से उन्होंने डच इंडीज आइलैंड, जो आज का इंडोनेशिया है, उस पर हमला करने का फैसला किया। यहाँ पे उस वक्त तेल के बहुत बड़े ज़खायर मौजूद थे। वो ये भी जानते थे कि दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर सैकलिन आइलैंड में है, जो पहले ही जापान के पास था। यहाँ पर इंडोनेशिया के तेल से 5 गुना ज्यादा तेल मौजूद है, लेकिन उस वक्त रशिया को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। हैरान करने वाली बात यह है कि 1990 तक भी किसी को इस तेल के बारे में पता नहीं था। अब यहाँ एक सवाल आता है कि क्या जापान और रशिया इस तेल के बारे में जानते थे? हो सकता है कि वो जानते हों, लेकिन उस वक्त रशिया और जापान दोनों ही मिलिट्री के कंट्रोल में थे, जो रशिया में साउथ एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी पर अमल कर रही थी। 7 दिसंबर 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया और अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे मुल्कों के साथ जंग शुरू कर दी, जबकि रशिया नाजी जर्मनी और यूरोप के खिलाफ जंग लड़ रहा था। लेकिन आखिर तक जापान और रशिया एक दूसरे के खिलाफ जंग में शामिल नहीं हुए। इसी साल इन दोनों के दरमियान नॉन एग्रेशन एग्रीमेंट साइन हुआ था, जो अप्रैल 1946 तक कायम रहना था। लेकिन अप्रैल 1945 में जब रेड आर्मी बर्लिन और यूरोप को छोड़ रही थी, तब रशिया ने अचानक उस एग्रीमेंट को खत्म कर दिया और 2 दिनों बाद यूएसए ने हिरोशिमा पर एटम बॉम्ब को गिरा दिया। उसके बाद अगस्त में रशिया ने जापान में जंग का ऐलान कर दिया और मंचूरिया, कोरिया, साउथ हाफ ऑफ सैकलिन और कुरिल आइलैंड, जो कि जापान के कंट्रोल में थे, उन पर कब्जा कर लिया। इसके सिर्फ 1 हफ्ते बाद ही जापान ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली और इसके 3 दिन बाद रशिया ने नेवल फोर्स के जरिए कुरिल आइलैंड पर हमला कर दिया। जापान ने 2 सितंबर को पीस ऑफ ट्रीटी साइन किया, लेकिन उस वक्त तक पूरा सैकलिन और कुरिल आइलैंड मुकम्मल तौर पर रशिया के कब्जे में था और रशिया ने जापान के लाखों लोगों को वहां से निकालकर जापान में भेज दिया और लाखों रशियन वहां आकर आबाद हो गए। यही वजह है कि आज भी इन चारों आइलैंड की वजह से रशिया और जापान में जंग हो रही है। अगर रशिया का इन आइलैंड पर कब्जा ना होता तो रशिया की ट्रेड को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता, जिसकी वजह से रशिया माली तौर पर बहुत पीछे रह जाता। यहाँ पर ये सवाल आता है कि आखिर कौन इन आइलैंड को कंट्रोल करने का हक रखता है। इस सवाल का जवाब बहुत ही मुश्किल है। सदियों से इस मसले पर बहस जारी है और दोनों तरफ से कोई भी इन आइलैंड को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।